कि इस वीडियो में आप देखने वाले DCA प्लस PGDCA के फर्स्ट सेम की MS एक्सेस की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, दोनों का कोर्सेज 99% सेम है, इसलिए एक ही वीडियो बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम NCIRT के डायरेक्टर श्री भूमेश्वर दशेरी जी का, जो कि बालाघाट भटेरा में स्थित है इनका इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों, उनका स्वागत करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल में नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों। आज हम अभी तक के जैसे आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे पहले मैंने सिलेबस बताया है, तो आप इसको सिलेबस देख ले। यूनिट वन है ना, यूनिट 1 पढ़ेंगे फिर हम लोग, फिर उसके बाद यूनिट 2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर यूनिट 3 के, और उसके बाद में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। इस प्रकार से आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है टॉपिक्स, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आप लोगों के पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके जाए एग्जाम्स में यूनिट 1 से रिलेटेड। उसके बाद में जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 के कुछ एग्जाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के, आप उसको पढ़ करके जाए। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखें। और यूनिट नंबर 4 में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहे हैं। और यूनिट नंबर 5 में भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इन जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस के आंसर। तो यूनिट 1 में चलते हैं हम लोग। ये डीसी और पीजीडीसीए वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कृपया कर अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाटाबेस। डाटाबेस, आप लोगों को डाटाबेस का मतलब होता है, डाटाबेस एक डाटा सिस्टम का एक कलेक्शन होता है। जो क्या होता है आपको पता ही है कि जो डाटा होता है हमारा कहाँ होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है ना। जिससे क्या करता है, यूजर अपने वर्कों को क्या करता है, डेटा के साथ क्या आसानी से क्या करता है, इनपुट करता है और उसे एक्सेस करने और उसे एनालिसिस करने की क्या करता है, परमिशन देता है। उसी को बोलते हैं हम लोग उसका डाटाबेस। तो डाटाबेस में मतलब होता है, एक प्रकार से बोला जाए तो डाटा की पूरी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। उसी के लिए हम लोग बनाते हैं डाटाबेस, जिसको हम लोग डीबीएमएस के नाम से भी जाना जाता है ना। हम बात करते हैं इसके अलग अलग प्रकार के इसमें मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, अलग अलग डाटा को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, डाटाबेस का। अब इसमें जो होता है, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी जो होता है डाटा होता है, वो डाटा है ना। इसमें क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, है ना। इसके लिए अलग अलग प्रकार के जैसे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS एक्सेस होता है, ओरेकल होता है ना, माई एसक्यूएल सर्वर होता है। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस है ना क्रिएट करते हैं। अब ये डाटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के डाटा से संबंधित सभी प्रकार के कार्य को आसानी से हम लोग कर सकते हैं डाटाबेस की सहायता से। हम बात करते हैं, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि डाटाबेस जो होता है, डीबीएमएस क्या है, और डाटाबेस मॉडल के प्रकार को समझाइए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके डाटाबेस बनाने के लिए एवं उसे मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाटाबेस के नाम से जानते हैं। अब ये जो डाटाबेस की अगर हम लोग कुछ बात करें तो एक प्रकार का बोला जाए तो ये प्रोग्रामर के द्वारा इसे क्या किया जाता है, डाटा को क्या करता है, व्यवस्थित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या बोले जाए तो डाटा को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उसे अपडेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीबीएमएस का यूज करते हैं। डीबीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप लोगों को पता है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एक एसक्यूएल हो गया, एक MS एक्सेस हो गया, है ना, MS एक्सेस हो गया, और एक ओरेकल हो गया। ये हमारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ज्यादातर हम लोग किया जाता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अगर हम लोग बात करें डाटाबेस के प्रकार की, डाटाबेस के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। जैसे होता है हायरार्की डाटाबेस में, मैंने डाटाबेस होता है, रिलेशनल डाटाबेस होता है ना, या रिलेशनल मॉडल होता है आप लोगों का, नेटवर्क मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट मॉडल होता है, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू मॉडल होता है, एक स्टार स्कैम। ये अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, अलग अलग प्रकार के आप लोगों के क्या होते हैं, डाटाबेस के प्रकार होते हैं, है ना, मॉडल के प्रकार होते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे होता है एक रिलेशनल डाटाबेस, है ना, ये रिलेशनल मॉडल जो होता है आपका मॉडल होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल को हम लोग
के भी है ना EF कोड के द्वारा लॉन्च किया गया था। रिलेशनल मॉडल जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण या सामान्य मॉडल होता है। रिलेशनल मॉडल को हम लोग टेबल तालिका है ना में क्रिएट करते हैं, मतलब इसमें टेबल बनाने के लिए करता है। और इससे क्या होता है, जो टेबल होती है ना, जो टेबल होती है इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से अधिक जो टेबल्स होते हैं इनके बीच में हम लोग उसमें क्या करते हैं, इसमें इनके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसमें जो होती है प्रत्येक जो टेबल होती है इसमें रो एंड कॉलम में विभाजित होता है और कॉलम और एट्रीब्यूट को जमा किया जाता है ना। अभी इनको अब बोला जाता है, इनका अगर हम लोग उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण इस प्रकार से होते हैं आप लोगों के रिलेशनल डाटाबेस। देखो ये आप लोगों को एग्जांपल डायग्राम बना, आपको इन डायग्राम को भी आपको अच्छे से बना करके आना एग्जाम से, अगर आप बनाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, रिलेशनल मॉडल पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक, एक डेटा जिसमें डेटा टेबल में स्टोर होती है। इसमें क्या होती है, जो आरडीबीएमएस में हम लोग जो डाटा टेबल होती है, मतलब जो डाटा होता है वो किसके रूप में स्टोर होती है, टेबल के रूप में होती है। और उन डाटा के मध्य में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग आसानी से किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं, जिसके लिए हम लोग बोलते जाए तो हम लोग इसके लिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आरडीएमएस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आरडीबीएमएस के नाम से, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रकार से डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस के उपयोग होता है अलग अलग प्रकार के, इसके लिए यूज करते हैं। आपको बताया दिया था, जो होता है रो एंड कॉलम में स्टोर होता है आप लोगों का रिलेशनल डाटाबेस, और इसके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे यह डाटा को टेबल के रूप में उपलब्ध कराता है, पहले। दूसरा होता है आपका, इसमें डाटा रो एंड कॉलम के रूप में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। रो को यूनिक आईडी मतलब प्राइमरी की के द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका, यह डाटा को संशोधित से वापस करने के लिए इंडेक्स को क्रिएट करता है। यह दो या दो से अधिक टेबलों के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। यह मल्टी यूजर एक्सेसिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है, यूजर क्या होता है, कंट्रोल रहता है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों के बाद आता है डाटाबेस डिजाइन संबंधित विभिन्न ऑप्शन को समझाइए। क्या होता है ये जैसे डाटाबेस एक प्रकार के डाटाबेस को विस्तृत डाटा मॉडल का यूज करके इसका यूज करता है, मतलब डाटाबेस। अब इसके लिए अलग अलग प्रकार के इसमें डाटाबेस एमएस एक्सेस में अलग अलग प्रकार के डिजाइन का यूज करता है। जैसे गैदरिंग एंड एनालिसिस डिजाइन होती है, कैप्चुअल डिजाइन होती है, एक लॉजिकल डिजाइन होती है और एक होती है फिजिकल डिजाइन। तो अलग अलग प्रकार की होती है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। गैदरिंग एंड एनालिसिस डिजाइन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोगों के पास ऑन, है ना, अलग अलग ऑन साइड ऑब्जर्वेशन होता है। बी मतलब इंटरव्यू का यूज होता है। मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। क्वेश्चनियर्स होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे गैदरिंग, है ना, गैदरिंग एंड एनालिसिस डिजाइन। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चार चीज मिलेगी आपको। एक तो आपको मिलेगा ऑन साइड ऑब्जर्वेशन, इसके बाद में इंटरव्यू, और एक होता है मैनुअल डॉक्यूमेंट, और एक होता है क्वेश्चनियर्स। इसका यूज करते हैं हम लोग इसके अंतर्गत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होती है। डाटाबेस में संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के बाद उस डाटा पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैप्चुअल डिजाइन। उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कैप्चुअल डिजाइन का यूज, ओके, जिससे आप कभी कभी क्या होता है, डाटा को बदला जाता है। ठीक, इसके बाद में कैप्चुअल डिजाइन में जो टूल्स होते हैं वो होता है ईआर डायग्राम, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है नॉर्मलाइजेशन, एक होता है एनोमली चेक। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के इसके टूल्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन जो होती है डाटाबेस का, ये क्या होता है, दूसरा चरण होता है, दूसरी स्टेप्स होती है, जिसको बोलते हैं है ना, लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, समय आवश्यकता अनुसार जानकारी को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ना। और अलग अलग डाटा को अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग इसको तैयार करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन मतलब इसमें जो डाटा होता है फिजिकली डिजाइन किया जाता है, मतलब इनमें जो डाटा का जो कलेक्शन होता है या इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रूप से क्या करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिजिकल डिजाइन का। चलिए दोस्तों, आप लोगों के बाद इसके बाद अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप लोगों के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप लोग देखेंगे रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप के प्रकार। ठीक है,
आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस में क्या होता है हम लोग देखते हैं, डाटाबेस क्या होता है आप लोगों का रिलेशन। ना डाटा के संदर्भ में जो रिलेशन है ना, रिलेशन की एक ऐसी स्थिति होती है जो दो डाटा टेबल के बीच में क्या होता है इसका यूज करते हैं। अभी इनमें क्या होती है, टेबल में क्या होती है, एक फॉरेन की होती है और एक क्या होती है आपकी प्राइमरी की होती है, जिनमें हम लोग क्या करते हैं अलग अलग प्रकार के डाटा आइटम को जोड़ने के बाद में उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने के बाद में क्या करते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं उसका। ये रिलेशनशिप होती है अलग अलग प्रकार की। ये जैसी होती है आप लोगों की एमएस एक्सेस में 3 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। एक होती है 1 to 1 रिलेशनशिप, एक होती है 1 to many रिलेशनशिप और एक होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, इनके लिए आप लोगों को ये जैसे बताया आपको 1 to 1 मैंने क्या होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है आप लोगों की जो ये आप लोगों की जैसे यहाँ आईडी दिख रही है, ये स्टेट दिख रहा है, इनका संबंध किससे है। यदि आप लोगों के पास क्या होता है अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज इस प्रकार की आप लोगों की यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 1 to many मतलब एक का संबंध एक से होता है ऐसा है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का संबंध एक से ही होगा, एक ही लोगों से होगा, उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना, 1 to many। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आता है आप लोगों का मैनी टू है ना, 1 to many मतलब एक का संबंध सभी से होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यदि मान लो कोई स्टूडेंट की आईडी, तो स्टूडेंट की आईडी उससे सबसे संबंधित है। उसकी इसका नेम, स्टूडेंट नेम हो गया, इसकी सरनेम हो गई, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोर्स हो गया, ये किससे संबंधित है, उससे स्टूडेंट से संबंधित है। रिलेशन मतलब एक स्टूडेंट का संबंध इन अलग अलग प्रकार की जो फील्ड है उनसे है ना। जैसे उसका एड्रेस भी स्टूडेंट का होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी स्टूडेंट की होगी, कोर्स भी स्टूडेंट देखेगा, उसका नेम, इसका फादर नेम, ये सब चीज है ना। आप लोगों को 1 to many मतलब एक का संबंध सबसे होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब होता है एक मतलब सभी का संबंध सभी से होता है। इसमें क्या होता है, एक टेबल आप लोगों को जैसे यहाँ बताया जा रहा है आप उसी प्रकार से, लेकिन इसमें जो इसकी जो रिलेशनशिप होती है काफी हार्ड होती है या कठिन होती है ना। आप लोगों को सब ये क्या होते हैं एक प्रकार से बोला जिसमें टेबल जंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिसमें रिलेशनशिप को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में दो एंटिटी के मध्य में क्या करते हैं एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकती है ना। जैसे एक आइटम को बहुत से लोगों को खरीद सकते हैं, है ना, या एक विद्यार्थी एक से अनेक है ना विद्यालय में क्या कर सकता है, विश्वविद्यालय में क्या कर सकता है, अलग अलग प्रकार के कोर्स कर सकता है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मैनी टू मैनी। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आता है आप लोगों का इंटीग्रिटी रूल। इंटीग्रिटी रूल को आप लोग रेफरेंसिटी या इंटीग्रिटी रूल के नाम से जानते हैं। इंटीग्रिटी रूल्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आप इसको अच्छे से पढ़े। जब हम लोग क्या करते हैं डाटाबेस डिजाइन करते हैं तो डाटा रेडिडेंसी को कम करने के लिए है ना, कम करने के लिए अपने डाटाबेस इंफॉर्मेशन को कई प्रकार से विषय आधारित टेबल में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है उसकी इंटीग्रिटी रूल। अब ये इंटीग्रेटेड रूल उदाहरण के लिए जैसे 1 to many रिलेशनशिप का जो यूज होता है आप लोगों के एक टेबल से प्राइमरी की लेते हैं, वैसे ही मेनी टेबल में हम लोग क्या करते हैं अलग अलग प्रकार की मेनी टेबल मतलब इससे अलग अलग मेनी टेबल की वैल्यू को लेते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग चीज को इनके बीच में क्या है, इनके रिलेशंस क्या है, इनके रूल्स क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंटिटी। ठीक है, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है, आपको बहुत थ्योरी है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके मैं स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ, है ना, बहुत सारी चीज होती है आप उसको अच्छे से देखें। ठीक है, एंटिटी रूल्स के अंदर इन एमएस एक्सेस के जो एंटिटी रूल्स होते हैं वो अलग अलग उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों मतलब होता है इन फोर्स एंटिटी है ना, रिफरेंशियल एंटिटी, एक होता है केस कोड अपडेट रिलेटेड फील्ड, और एक होता है आपका केस कोड डिलीट रिलेटेड फील्ड। ये अलग अलग प्रकार की होती है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है नहीं, क्या होती है इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से देख करके जाए। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाए, है ना। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस को डिजाइन करने का एक है ना, डेटाबेस डिजाइन को सरल बनाता है, इससे डेटाबेस को नॉर्मलाइजेशन या डेटा नॉर्मलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस को डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें डाटाबेस है ना को गति एवं सटीकता से क्या होता है
है ना, क्रिएट किया जा सकता है ना। ये आप लोगों की क्या है, एक बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे रिलेशन डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन दो प्रक्रिया में होती है, जो डाटा से रिपीटिंग ग्रुप को हटाकर टेबल के रूप में रखती हैं और इसके बाद रिलेशन टेबल से एक जैसी यानी कि डुप्लीकेट एंट्री को भी क्या करती है, रिमूव करती है। उसी को बोलता है उसका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का वर्क रिड्यूसिंग को कम करना होता है और रिडंडेंसी को कम करने का अर्थ होता है एक इंफॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना। एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार स्टोर कर, है ना, स्टोरेज करने से क्या होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। कोई डाटा को आपको बार बार स्टोर नहीं करना है, एक ही बार आप किसी को स्टोर करते हो तो उससे अगर आप किसी डाटा को बार बार स्टोर करोगे तो क्या होगा, उससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास जो होता है एक अल्टर भी कर सकते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को करने के लिए, है ना। अल्टर करने का मतलब उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें उसके अलग अलग प्रकार के नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स की बात करें तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं पॉइंट वाइज आप लोग। यह डाटा रिडेंडेंसी को क्या करता है, कम करता है। अर्थात क्या करता है, डुप्लीकेट डाटा को मतलब वो क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। ओके, यह क्या करता है, शून्य वैल्यू मतलब नल वैल्यू को है ना काम करता है, नल वैल्यू के साथ ज्यादा वर्क करता है ना। यह अधिक कॉम्पैक्ट डाटाबेस के परिणाम को देता है ना, मतलब कम डाटा रिडेंडेंसी या शून्य वैल्यू को के कारण होता है ये सब चीज, है ना। अब ये क्या होता है, यह क्या होता है, डाटा का क्या करता है, संशोधित, है ना, करने का वर्क करता है ना। यह क्या करता है, क्यूरी सरलता से बनती है, मतलब इसमें जो क्यूरी होती है उसको हम आसानी से रन कर सकते हैं सरलता से, ठीक है। यह डाटाबेस स्ट्रक्चर को स्वच्छ एवं समझने में आसान होता है, मतलब इसके कारण क्या होता है, हम लोग जो डाटाबेस बनाते हैं उसको आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ सकते हैं या बनाने में मदद प्रोवाइड करता है ना। ये क्या करता है, आप लोगों के बिना डाटाबेस को विस्तार रूप से करता है। साथ में इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को खोजना होता है, सॉर्ट करना होता है, तेजी क्रिएट करना होता है फास्टली। तो ये सब करने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। समय हम लोग बात करें उदाहरण के लिए, तो उदाहरण इसके नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा सिनेमा का एक उदाहरण है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बताया गया है कि जैसे आप लोग सिनेमा में जब जाते हैं तो ये इससे रिलेटेड चीज ये इस प्रकार से चीज होती है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन के हम लोग प्रकार की बात करें तो होता है आपका, है ना, एक होता है 1NF मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में होता है आप लोगों का सेकंड नॉर्मल फॉर्म और उसके बाद में होता है थर्ड नॉर्मल। मतलब नॉर्मलाइजेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आप लोगों का 1FF के नाम से भी जाना जाता है उसको, है ना। टेबल में कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें प्रत्येक एक सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका कॉलम में एंटिटी का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, तो इसमें क्या होता है, एक टेबल या रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होती है जब वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सभी जरूरतों को पूरा करती है और सभी नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक। उसी को बोलते हैं सेकंड। सेम है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है आप लोगों का कि जो इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म मतलब जो होता है सेकंड जो फॉर्म होता है उसकी जरूरत को तो पूरा करना ही होता है आप लोगों को, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार की ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद में आपका एमएस एक्सेस की थोड़ा सा कभी इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो आपका एमएस एक्सेस होता क्या है ना, ये किस लिए होता है, ये आप लोगों को मैंने ऊपर बता चुका हूँ, है ना। इसके सभी प्रकार के भागों को भी रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोगों को बताना है कि एमएस एक्सेस क्या होता है, इसके विंडो का लेआउट क्या होता है, आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा देखते हुए चलना है। मतलब आपको एमएस एक्सेस के बारे में आप लोगों को पूरी चीज पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रिबन कौन कौन सी होती है ना। जैसे आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत रिबन होती है, ये आप लोगों के सामने दिखा दे रहा हूँ। व्यू रिबन होती है, क्लिपबोर्ड होती है, ये सब आप लोगों को देखो दिखाई दे रहा है।
विथ इसमें अलग अलग प्रकार की मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिबन अलग है ना। आप किसी भी जो आप लोगों की विंडो होती है उसको रिबन्स को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार भी होती है इसके अंतर्गत। जैसे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में होता है वैसे ही चीज एमएस एक्सेस के अंतर्गत भी होता है। इसमें भी सेम आप लोगों के है ना बैक स्टैक व्यूज होता है आपका। इसमें नेविगेशन पैन होते हैं, इसमें अलग अलग मिनिमम मैक्सिमम नेविगेशन पैन भी किया होता है। तो ये सब चीज होती है इसके अंतर्गत अलग अलग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एमएस एक्सेस 2013। ऑब्जेक्ट मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम जोड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा टेबल, इसमें हम लोग टेबल का यूज करते हैं। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग करके क्या करते हैं, डाटाबेस है ना, डाटा को क्या करते हैं हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एक प्रकार का बोला जाए तो टेबल के फॉर्म में होता है आप लोगों का डाटाबेस। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को टेबल आप लोगों को अलग अलग प्रकार से बनाना होती है। इसमें हम लोग यूनिक नेम मतलब यूनिक नेम का यूज करते हैं हमेशा। हाँ, जो आपकी फील्ड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब एक फील्ड को आप बार बार यूज नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी की को एक या एक से अधिक फील्ड है ना के रूप में क्रिएट है ना करने के लिए नहीं होता। मतलब आप प्राइमरी की का यूज कर सकते हो आप लोग है ना, यूनिक की के रूप में। ओके, चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेरी क्या होती है। क्वेरी है ना, क्वेरी अलग अलग प्रकार के आप लोगों को पता है। एक सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग क्वेरी को समझते हैं है ना, जिसका क्वेरी का मतलब होता है एक प्रकार के क्वेश्चन से है ना, क्वेश्चनस मतलब आपके एक प्रकार कोई क्यूरीज है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज होती है, डाउट्स होते हैं हम लोगों को और वो चीज नहीं समझ में आती तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बहुत सारी चीज, किसी न किसी से पूछते हैं इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। वैसे ही हमारे पास डाटाबेस रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉर्ट करना होता है, मतलब एक प्रकार से नए तरीके से चलाने की, जिससे आपका क्या हो है ना, डेप्थ न हो, मतलब उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स न जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस के बीच में क्या करते हैं, क्यूरी चलाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक डाटाबेस के अंदर एक से अधिक क्या होती है आप लोगों को पता है, टेबल होती है। इन टेबल के मध्य क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करने के करके सूचना को प्राप्त किया जाता है। टेबल के अंदर कुछ सूचनाएं इस तरह से होती है कि जिनकी आवश्यकता हमें बार बार होती है। इसके लिए हमें टेबल को बार बार यूज करना होता है। एमएस एक्सेस में किसी टाइप के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड की इंफॉर्मेशन को अलग अलग एक टेबल के रूप में रखा जा सकता है तथा उसे हम इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्यूरी चलाना है ना। वह आप लोगों को जो पता है क्यूरी को चलाते आना चाहिए आप लोगों को। उससे आप लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में होता है, इसमें हम लोग फॉर्म का भी यूज करेंगे। एमएस एक्सेस के अंतर्गत फॉर्म भी होता है। फॉर्म को डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एडिट करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हमारे एमएस एक्सेस के कुछ जो बेसिक टूल्स है हम उसको देख रहे हैं है ना। तो आप फॉर्म को भी बारे में आप समझ सकते हैं। रिपोर्ट भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के बाद हम लोग क्या करना होता है, रिपोर्ट को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। आपको किसी प्रकार के किसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट को देखना है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं है ना, जिससे आपका डाटा क्या होता है, आकर्षक और क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में आता है आपका डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब होता है सीधे सीधे कि हमारा जो डाटा टाइप है ना, ये टेबल के प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी फील्ड की विशेषता और व्यवहार को परिभाषित करती है। मतलब ये जो आप लोगों के जो फील्ड प्रॉपर्टी के साथ में वर्क करते हैं आपका डाटाबेस है ना। अलग अलग प्रकार की जो फील्ड होती है आपने देखा होगा अपना, जैसे हमने लिखा जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने नेम लिखा तो उसका डाटा टाइप नेम टाइप के होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ लिखा तो उसका डाटा टाइप डेट ऑफ बर्थ ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिखा तो उसका डाटा टाइप नंबर टाइप ही होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें, डाटा टाइप के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमने उसको पीजीडीसी में थोड़ा सा हम लोगों ने पीसी पैकेज में मतलब उसमें भी देखा था, पीसी पैकेज में। वैसे ही हमारे एमएस एक्सेस में भी अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप भी होते हैं। तो डाटा टाइप मतलब डाटा के टाइप को रिप्रेजेंट करता है, डाटा किस टाइप का है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे होता है ये शॉर्ट टेक्स्ट मतलब ये क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। मतलब इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे छोटे छोटे, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए नेम हो गया, सिटी हो गया, एड्रेस हो गया, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं,
टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद होता है नंबर। नंबर डाटा टाइप में क्या होता है, हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कैलकुलेशंस भी किए जाते हैं, और इस फील्ड में क्या होता है, नंबर को स्टोर किया जाता है। नंबर जो होते हैं अलग अलग प्रकार से, ऑर्डर लिस्ट में भी हो सकता है, अनऑर्डर लिस्ट में भी आप लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑर्डर, जैसे हम लोगों ने कोई भी चीज को, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया, जैसे इसमें इसके अंतर्गत उदाहरण आता है ऑर्डर या बेचे गए आइटम की क्वांटिटी, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स डाटा टाइप का यूज करते हैं। वैसे ही आप लोगों के सामने बहुत सारे उसके अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप बता रहे हैं। जैसे जनरल का मतलब होता है इसमें सभी प्रकार के डाटा टाइप को स्टोर किया जाता है। करेंसी मतलब इसमें जो होता है मुद्राएं, मतलब जो आप लोगों के 100 रुपए, 200 रुपए, डॉलर, $1, $2, ये आपकी सब क्या करेंसी, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है ना। वैसे एक प्रकार फिक्स होती है ना। फिक्स मतलब संख्यात्मक डाटा होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आप लोगों का दशमलव संख्या के साथ में डाटा यूज किया। परसेंटेज मतलब प्रतिशत के रूप में दिखाई देता है, और साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक वैल्यू जो होती है उसके रूप में दिखाई देता है आप लोगों को। करेंसी आप लोगों को बताया, करेंसी मतलब जैसे ये आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को जैसे जो कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, हम लोग डाटा को पैसे के रूप में स्टोर किया जाते हैं। मतलब 100 रुपए, 10 रुपए, मतलब अलग अलग 20 रुपए, आप इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रुपीज 4500 रुपए और डॉलर 520 रुपए। ये आप लोगों को मतलब सीधा सीधा पैसे को स्टोर करने के लिए इस डाटा का यूज, इस डाटा टाइप का यूज करते हैं। डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए डेट एंड टाइम डाटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग अलग अलग प्रकार के इसके फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग शॉर्ट डेट होता है, मिडिल डेट होता है, लॉन्ग डेट होता है ना। टाइम को भी अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, एम पीएम के रूप में, मिडिल टाइम, है ना, या 24 आवर्स में टाइम होता है। अलग अलग प्रकार से इसके टाइम्स के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की चीज यूज करनी होती है ना। एज नो एज डाटा टाइप, ये आप लोगों के अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको इसको देख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स अलग अलग। ठीक है दोस्तों, ये डाटा टाइप होते हैं आप लोगों के, एक रिच टेक्स्ट होता है, एक लॉन्ग टेक्स्ट होता है, एक अटैचमेंट ऑप्शन होता है, हाइपर लिंक होता है। ये सब ऑप्शंस होते हैं हमारे डाटा टाइप के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेस में जो टेबल से रिलेटेड चीज बात करेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल को समझाइए। टेबल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। ये क्या, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। अब बात किया जाए तो जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स में हम लोग क्या होता है, डाटा सीट व्यू का यूज करते हैं। टेबल के अंतर्गत हम लोग क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपको इसके सामने स्टेप्स है। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाना है, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है ना। उसके बाद में ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करना है ना। जैसे ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक से संबंधित ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने दिखाई देगा। उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन अपने फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने डाटाबेस को क्या करेंगे, इंपुट करेंगे वन बाय। इसमें आप लोगों को फील्ड भी तैयार करना है। फील्ड के अंतर्गत ही आपको डाटाबेस को, डाटा में जो डाटा यूज कर रहे हैं आप उसको यूज करें। उसके बाद में अंत में उसमें आपको प्राइमरी की भी डिसाइड करनी होगी। प्राइमरी की बिना जोड़े बिना आपका डाटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता, तो आपको प्राइमरी की भी क्रिएट करना है। उसके बाद में आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना, किस प्रकार का डाटा टाइप उसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसी के बाद में आप उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए आपको पता ही है, फिर डिजाइन टैब पर स्थित व्यूज पे जाएंगे और क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन। ठीक है, सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका डाटाबेस क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डाटाबेस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है आपका फील्ड प्रॉपर्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ करके जाए अच्छे से। फील्ड प्रॉपर्टी एमएस एक्सेस 2013 में, है ना, ये फील्ड प्रॉपर्टी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा फील्ड प्रॉपर्टी, है ना, ये होती है, ये इसमें वर्तमान में जनरल और लुकअप लेवल 2 प्रकार के टैब पर हम लोग क्या करते हैं, टेबल डिजाइन ग्रिड में इसे सेलेक्ट किया जाता है अलग अलग। देखो ये होती है आप लोगों की पूरी फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होती है आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ क्या क्या होती है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, फील्ड साइज क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है ना, आप लोगों का डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, इनपुट मार्क क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमारी फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, वैलिडेशन रूल क्या होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या होते हैं, ये सब हमारी फील्ड प्रॉपर्टी के अंतर्गत चीज आती है। आप लोगों को फील्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम्स के रूप में, और साथ में यहाँ पर जो इसको डिस्क्राइब किया गया आप उसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं टेबल के साथ वर्क करने को समझाइए, मतलब आप टेबल के साथ किस प्रकार से काम करेंगे वन बाय वन। तो आप लोगों को यहाँ से अच्छे से देख करके जाना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आने वाली है फिर, है ना, टेबल के अंतर्गत। ठीक है, इसमें आप लोगों को किसी रिकॉर्ड को, न्यू रिकॉर्ड को कैसे जोड़ेंगे टेबल के अंदर,
उसके लिए कैसे करना है, तो ये आपको स्टेप्स पढ़नी है पूरी 1 बाय 1 और लिख करके आनी है। एग्जाम में आप लोगों को ये जो टेबल्स है, टेबल्स के रूप में अगर आप बना देते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको डायग्राम भी बना करके आना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में आप है ना डिलीट कैसे करेंगे, हाइड कैसे करेंगे, जो फील्ड है उनको अलग अलग प्रकार से रिसाइज कैसे करेंगे, ये पर्टिकुलर सब चीज आपको कम ज्यादा करते आना चाहिए। डाटाबेस रिकॉर्ड है तो आप लोगों को ये जो फील्ड है उनको कम ज्यादा भी करते आनी चाहिए। ठीक है, तो आसानी से आपको इसका यूज। इसके बाद में आता है वैलिडेशन रूल्स। वैलिडेशन रूल का मतलब होता है जो हम लोग टेबल जब क्रिएट करते हैं उनके लिए कुछ क्या बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उनके साथ ही हमें क्या करना होता है, उसको फॉलो करना होता है। और आप लोगों के जो होता है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा डाटाबेस रिकॉर्ड काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन रूल, है ना। जैसे उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिसका क्या कर सकते हैं आप वैलिडेशन रूल जोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करें, इस स्टेट फील्ड के लिए एक न्यू ना निर्णय हम लोगों ने लिया। इसमें आप लोगों ने देखा ये सब इसके एक स्टेप्स की वैलिडेशन रूल का यूज कैसे करेंगे, इससे स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब तैयार कैसे करेंगे वैलिडेशन रूल का यूज, मैस है ना, एक्टिव कैसे करेंगे वैलिडेशन रूल को। तो इसके लिए आप लोगों के पास अलग अलग स्टेप्स होती है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए 1 बाय 1। साथ ही आप लोगों को इसकी नोट्स में आप लोगों को ये वीडियो डालने के बाद में कुछ देर के बाद में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगी। आप नोट्स को डाउनलोड करके भी आसानी से इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन 100% आता है। आप लोगों को मैंने एमएस उसमें पीसी पैकेज में बहुत सारी चीज बताया, फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है ना, सॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया है। फाइंड करना मतलब एक से ज्यादा चीज को आपको ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं, और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग एक के स्थान पे दूसरे को लेकर के आना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस ऑप्शन। कहाँ जाकर के करेंगे स्टेप्स पूरी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। आपको इसमें जाकर के आपको 1 बाय 1 फाइंड कर सकते हैं, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं 1 बाय 1, है ना दोस्तों। चलिए इसके बाद में सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग ऑप्शन मतलब डाटाबेस रिकॉर्ड को अलग अलग प्रकार से सॉर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था 2 प्रकार की मेथड्स यूज की जाती है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब ए से जेड के क्रम में आप डाटाबेस रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, या तो डिसेंडिंग में क्या करते हैं जेड टू ए के क्रम में आप डाटाबेस रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, अलग अलग प्रकार के असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आप लोगों इसके 2 तरीके होते हैं आपको डाटाबेस रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के। ठीक है, इसके कैसे इंसर्ट करेंगे डाटाबेस रिकॉर्ड को सॉर्ट कैसे करेंगे तब पता होना चाहिए। स्टेप्स आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है ना 1 बाय 1, तभी जाकर के आप डाटाबेस रिकॉर्ड को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद में फिल्टर। फिल्टर मतलब होता है आप लोगों को जब डाटाबेस रिकॉर्ड को अपने क्राइटेरिया के अनुसार डाटा को क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं फिल्टर के, होता है सिंपल फिल्टर होता है, फिल्टर फ्रॉम सिलेक्शन होता है, फिल्टर बाय और सर्च टर्म्स होता है। मतलब सर्च आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं फिल्टर, या तो आप फॉर्म सिलेक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या सर्च करके भी आप अपने डाटाबेस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सिंपल फिल्टर ये होता है आप लोग नॉर्मल तरीके से जो मेथड यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल मेथड का। ठीक है, उसके बाद में होता है आप लोगों का सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन करके आप कर सकते हैं आसानी से डाटाबेस रिकॉर्ड का अलग अलग इसके, है ना, कैप्शन के अनुसार, डॉट नॉट क्राइटेरिया एंड विड्थ के आधार पर अलग अलग प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। टर्म्स के भी आधार पर कर सकते हैं, मैंने बताया पहले आप लोगों को। ठीक है, आप लोग एमएस एक्सेस में जो टेबल बनती है जब, उसमें कॉलम को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, है ना। फ्रीज कॉलम मतलब आप लोग को मैंने एमएस इसमें बताया था आपको, फ्रीज करने का मतलब जो होता है आप लोगों का जो कॉलम में आपने जो मेन जो हेडिंग्स लिखी है, जो मेन एक कॉलम के या 2 कॉलम को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वो क्या होती है, आप लोगों की हाइड नहीं होती, वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जा सकता, है ना। फ्रीज करने पर आप इसे क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीज कर सकते हैं। इस कॉलम को फ्रीज करते हैं, मतलब यदि आप मान लो जिस कॉलम को आपने फ्रीज किया है उसे आप ऐसा मूव नहीं कर सकते 1 बाय 1 एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। अगर आपको मूव करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, अनफ्रीज करना होता है। ठीक है, कहाँ जगह जाकर के आप उसे फ्रीज कैसे करेंगे ये आप लोगों को स्टेप दिखा दिया हूँ 1 बाय 1। अनफ्रीज कैसे करेंगे आप लोगों को पता है, अनफ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, जाकर के आसानी से अनफ्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम है आप लोगों का कॉपी टेबल इन एमएस एक्सेस। कॉपी कैसे करेंगे टेबल को तो आप आसानी से कर सकते हैं, स्टेप्स पढ़ लिए 1 बाय 1। ठीक है, रिनेम कैसे करेंगे टेबल को तो आपका नामकरण कैसे बदलते हैं आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, आप इस प्रकार से रिनेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप इसे मूव भी कर सकते हैं एक 1 बाय 1 एक फील्ड से दूसरी फील्ड में।
आसानी से स्थानांतरित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फील्ड का, है ना, आपका मूव फील्ड का। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग जो क्वेश्चंस आने वाला है ये आप लोगों के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मेन इंपॉर्टेंट की बात करूंगा पॉइंट की, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों के यूनिट आने वाले यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को पूछा जाता है रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप के प्रकार। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेशनशिप का मतलब होता है डाटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति होती है जो क्या करती है, जो डाटाबेस टेबल के बीच में क्या होती है, ये रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें एक टेबल में क्या होती है, एक फॉरेन की होती है और अन्य टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की एक दूसरे से क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, मतलब उनका एक दूसरे से क्या होता है, संदर्भ होता है, रेफरेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन के आधार पर अलग अलग डाटा आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल में डाटा को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और इसे स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप डाटाबेस से हमें क्या करनी होती है, परमिशन देनी होती है, ठीक है। अगर बोला जाए तो रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है और ये दोनों टेबल एक, है ना, कॉमन फील्ड के साथ होनी चाहिए, मतलब कम से कम इसमें क्या होनी चाहिए, एक कोई ना कोई कॉमन फील्ड होनी चाहिए। बिना कॉमन फील्ड के साथ आप उनका रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते। वैसे हम लोग बात करेंगे इनके रिलेशनशिप की, आपको मैंने ऊपर भी बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, एक 1 to many रिलेशनशिप होती है और एक होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, है ना। मतलब एक का संबंध, एक फिर जो आप लोगों ने जो एक एंटिटी दी, उस एक एंटिटी की जितने भी उसकी फील्ड है उसके साथ उनका क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला एक, अगर हम लोग बोले एक विश्वविद्यालय की बात करें, है ना, तो एक एचओडी होता है आपको विश्वविद्यालय में। अब एचओडी का जो रिलेशन होता है अलग अलग प्रकार से होता है। एचओडी में जो फैकल्टी होती है उनके साथ भी संबंध होता है, उसके स्टूडेंट के साथ भी संबंध होता है ना। तो अलग अलग प्रकार से उनका क्या होता है, एक का संबंध क्या होता है, सभी से होता है, उसको बोलते हैं, है ना, मतलब एक का संबंध सिर्फ एक से होता है ना, उसको ही बोलता जाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। इसका मतलब आपको सिर्फ एचओडी का जो संबंध होगा, मेन जो फैकल्टी उन्हीं के साथ होगा, इनका स्टूडेंट के साथ कोई संबंध नहीं होगा, इस प्रकार से रिलेशनशिप होना चाहिए। चलिए उसके बाद में होता है 1 to many, मतलब एक का संबंध बहुत सारे लोगों से, मतलब मेनी से, मतलब बहुत सारे जितने अलग अलग फील्ड होती है उनसे होता है। जैसे यहाँ पर जैसे कोर्स है बनाया, ये एक कोर्स है, कोर्स को अलग अलग कोर्स अलग अलग जो हो सकते हैं अलग अलग से सबसे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से, है ना। तो यही हो गया आप लोगों का 1 to many। उसके बाद मैनी टू मैनी, मतलब एक का संबंध क्या होना चाहिए, सबसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सभी से होता है, एक दूसरे से आपस में सब इनके क्या होते हैं, कनेक्टिविटी की जाती है, जिसके लिए यूज करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। चलिए दोस्तों, उसके बाद में आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स, आप लोगों का इसका आप लोगों के पास में आप लोगों को करते आना चाहिए प्रैक्टिकली। ये जो प्रैक्टिकली करेगा जो बच्चा, वही ये चीज थोड़ी सी कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकली चीजें एमएस एक्सेस में आपको जैसे पीसी पैकेज में था, है ना। आपको पता होना चाहिए क्यूरी क्या होती है, मैंने इसके पहले क्यूरी बता दिया आप लोगों को। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यूरी के प्रकार आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्यूरी क्या होती है, क्यूरी के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की क्यूरी होती है, अलग बोला जाए सिलेक्टेड क्यूरी होती है, एक्शन क्यूरी होती है, क्रॉस टाइप क्यूरी होती है, ये मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके जाना है एग्जाम के तौर पर। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों को क्यूरी कैसे बनाते हैं, क्यूरी बनाने के तरीके क्या होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को स्टेप्स देखनी है कि 1 by 1 क्यूरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्रिएट टैब पे जाते हैं, उसके बाद क्यूरीज ग्रुप में से आप लोग क्या करते हैं, क्यूरी डिजाइन कमांड पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में शो टेबल पर क्या डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें क्या करेंगे, एड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है टेबल में जाकर के, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जितने भी क्यूरीज है आप उसको ऐड करते हैं 1 by 1 अपने अनुसार। जैसे यहाँ पर बताया गया फर्स्ट, है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट की सिटी, जीप कोड, अलग अलग प्रकार की फील्ड आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 1 by 1 आपको जोड़ना होता है। उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को अपने क्राइटेरिया के अनुसार क्या करना है, जिसके अनुसार हमें डाटाबेस रिकॉर्ड को अलग अलग करना है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में आप क्यूरी की, है ना, क्यूरी को रन करेंगे। जब आप क्यूरी को रन करते हैं तो उसके अनुसार आपको क्या करता है, उसको आप सेव भी करना होगा अलग अलग कमांड के माध्यम से, तो सेव करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये आप लोगों को पूरी चीज 1 by 1 होनी चाहिए आप लोगों की, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाकर के आप क्यूरी चला सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए क्यूरी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोग इसको पढ़ें। ये जो क्यूरी के अलग अलग प्रकार के होते हैं आप लोगों के, एक होता है डुप्लीकेट क्यूरी होती है, एक अनमैच क्यूरी होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए भी कल के,
चलो दोस्तों, तो आप लोगों को ये क्यूरी आप लोगों को मतलब सिंगल देखो, एक होती है आप लोगों की, है ना, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, मतलब यदि आपने कोई क्यूरी बनाया आपने जिसका यूज बार बार बहुत सारे रिकॉर्ड मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या करें, जितने भी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है उसको आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, पहचान और फाइंड करके आप उसके क्या कर सकते हैं, एक ही रूप में आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हैं, फाइंड क्यूरी का मतलब फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी का यूज इसी प्रकार, मतलब जितनी भी जो क्यूरी आपने जिसका यूज बार बार आपने उस रिकॉर्ड को बनाया, तो आप उससे क्या करें, एक ही रिकॉर्ड आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को तो पता है अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी काफी ज्यादा हो जाए, मतलब आप लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, फाइंड, है ना, क्रिएट फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, तो आप लोगों की स्टेप्स आप लोगों को पूरी 1 बाय 1 लिखनी है एग्जाम्स के तौर पर। यहाँ पर जैसे जैसे बताया जा रहा है ना, पूरे आप लोगों को पढ़ करके जाना है 1 बाय 1, एक एक। आपको जब तक ये नहीं करेंगे प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल के ना आपको ऐड करना होता है आप लोगों को, है ना, जो फील्ड है उसको क्या करना होता है, डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड में आपको 1 बाय 1 ऐड करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इस प्रकार से जब हम लोग करते हैं इस प्रकार, एक होता है अनमैच, अनमैच क्यूरी जो मैच नहीं करती है आप लोगों की क्यूरी, अलग अलग प्रकार की होती है, कभी मैच नहीं होती, न्यू क्यूरी का यूज कर सकते हैं आप आसानी से, जिसको बोलते हैं अनमैच क्यूरी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम लोग बात करें कि जो इसमें आती है आप लोगों के बाद में इंटीग्रेटेड रूल्स, आप लोगों को मैं बता दिया इंटीग्रेटेड रूल, आपको इंटीग्रेटेड रूल को भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये आप लोगों को मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ ऊपर में, स्टार्टिंग जब हम लोग बात किए थे सेम है ना, जो इंटीग्रेटेड रूल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, बार बार मैं वही चीज आप लोगों को रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका एमएस एक्सेस के लिए जॉइंट टाइप। तो जॉइंट टाइप को आपको पढ़ना है कि एमएस जॉइंट टाइप होता क्या है, ठीक है। मतलब ये प्रकार के क्या होता है, टेबल के बीच में रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं जॉइंट टाइप, जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोगों को, है ना, जो डाटाबेस रिकॉर्ड है वो क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से सेट हो जाता है, जिससे आपकी क्या होता है, समय की बचत होती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों को कहीं भी जाते हैं तो कस्टमर ऑर्डर जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार के उससे कस्टमर जिस रिकॉर्ड को ज्यादा, जो चीज को ज्यादा परचेस करता है तो उसी के रिकॉर्ड आपको सामने दिखाई देते हैं, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं जॉइंट टाइप का ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं बार बार, तो वो आपके रिकॉर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग जॉइंट टाइप का, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेट द जॉइंट टाइप, कैसे सेट करेंगे जॉइंट टाइप का यूज, था आप लोग यहाँ स्टेप्स आपको पढ़ करके जाना है 1 बाय 1। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जॉइंट टाइप को भी अच्छे से पढ़ करके जाए। क्यूरी एंड फिल्टर सेम है, इनके बीच में आपके बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्यूरी एंड फिल्टर, आप इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाए। फिल्टर ऑप्शंस क्या होता है, फिल्टर अलग अलग करने के लिए रिकॉर्ड को अलग अलग अपनी क्राइटेरिया के अनुसार हम क्या करना चाहते हैं, अलग अलग रूप से स्टोर करना चाहते हैं, और उस अलग अलग तरीके से फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपनी स्थिति के अनुसार अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, डाटाबेस रिकॉर्ड को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। सेम क्यूरी ऑप्शंस क्या होता है आप लोगों को ये पता है, ये मैंने आप लोगों को इसके पहले बता चुका। अंतर अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन क्यूरी एंड फिल्टर, है ना, फिल्टर को सेव नहीं किया जा सकता, लेकिन क्यूरी को क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। फिल्टर का उपयोग अस्थायी रूप से डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। क्यूरी में इच्छा के अनुसार डाटा को स्थायी रूप से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना। फॉर्म रिपोर्ट आदि को में क्या करते हैं, फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता, और फॉर्म रिपोर्ट आदि में क्यूरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके फिल्टर में एक ही टेबल में डाटा प्राप्त किया जाता है, और क्यूरी में एक से अधिक टेबल में इच्छा के अनुसार डाटा को प्राप्त किया जाता है ना। जटिल डाटा के प्रकार को बड़े डाटाबेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। मतलब जब कोई डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में है आपके पास, बहुत जटिल है, आपको उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके और ये बड़े से जटिल डाटा को है ना, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्वेरी, है ना, क्वेरी का यूज अधिक होता है हम लोग, मतलब बड़े से बड़े डाटा के साथ हम लोग क्यूरी और फिल्टर का यूज करेंगे डाटाबेस रिकॉर्ड को अलग अलग करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आप लोगों का, इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसके बाद में जो आप लोगों के पास में जो टॉपिक आने वाला है, नया जो टॉपिक है, यह यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पूछा जाता है पूरा
फॉर्म क्या है, फॉर्म के प्रकार को विस्तार से समझाइए। मतलब जब आप लोगों ने डाटाबेस बनाना सीख लिया, उसमें क्यूरी लगाना सीख लिया, उसको फिल्टर करना सीख लिया, तो उसके बाद में हम लोगों के सामने आता है फॉर्म। मतलब आप इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इस फॉर्म्स में हम लोगों को फॉर्म के माध्यम से हम लोग डाटाबेस को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो हमारे सामने फॉर्म के माध्यम से भी रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे। उसमें अलग अलग प्रकार की बटन्स होती है, अलग अलग प्रकार के लेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। लेबल के माध्यम से उसमें है ना डाटा ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, फॉर्म के माध्यम से डाटा हमारे रिकॉर्ड्स के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि फॉर्म में हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए तो करते हैं, लेकिन आगे सबसे पहले डाटा को हमें इंपुट करना होता है। इंपुट करने के लिए हमारे पास फॉर्म में अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। जैसे होता है न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड आपको चाहिए, नया रिकॉर्ड आपको ऐड करना है तो आप लोग न्यू रिकॉर्ड का यूज करेंगे, है ना। रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है, आपको किसी रिकॉर्ड को हटाना है वहां से डाटाबेस से, रिकॉर्ड सीट से, तो आप आसानी से रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, आसानी से सब चीज कर सकते हैं। मतलब उस रिकॉर्ड के साथ आप पूरे प्रकार का काम। लेकिन ये क्या होता है, फॉर्म के फॉर्मेट में होता है। फॉर्म आपके आगे सबसे पहले फॉर्म में डाटाबेस रिकॉर्ड को इंपुट करना होता है वन बाय वन। जैसे यहाँ देखो एक फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे, फिर फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ और करेंगे, है ना। उसके बाद में उसका मेल फीमेल और उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव जैसे ही करते तो आपका डाटाबेस रिकॉर्ड उस डाटा सीट के अंदर स्टोर हो जाता है वन बाय वन। ठीक है, आपको बार बार वही चीज कार्य आपको करना होता है फॉर्म के अंदर। अलग अलग बात करें तो फॉर्म के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे होता है एक होता है कॉलमनर फॉर्म, है ना। एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर के हम इसमें कॉलम के फॉर्म में जो एंट्री की जाती है वो क्या होती है, टेबल के फील्ड के अनुसार कॉलम फॉर्मेट में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और ये टेबुलेटेड फॉर्म में क्या होती है, जो आप लोगों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं एक हिसाब से, ना ये क्या होती है, सभी इसमें सभी टेबल में सभी फील्ड टेबल के फॉर्मेट में होती है। मतलब ये टेबल के फॉर्मेट में होती है सभी फील्ड। एक होता है डाटा सीट, इसमें डाटाबेस टेबल डाटा सीट के फॉर्मेट में दिखाई देता है। यह एक एक्सेल सीट की तरह ही होता है। किसके होता है, एक्सेल, एमएस एक्सेल में जो आप लोगों ने देखा उसकी जगह होता है। एक होता है जस्टिफाइड, है ना। इसमें टेबल को क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किया जाता है और इसमें रिकॉर्ड को देखना आसान होता है और इसमें एक ही समय में एक रिकॉर्ड को देखा जाता है। इसके एक प्योर चार्ट होता है आपका। प्योर चार्ट विभिन्न प्रकार के चार्ट को सपोर्ट करता है। इसके द्वारा टेबल डाटा को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्योर चार्ट का। ओके, जिसमें दो कॉलम के बीच में एक डाटा क्या करता है, वो ग्राफ खींचता है। दो कॉलम्स के बीच में स्तंभ के एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, इनके बीच में क्या होता है, ग्राफिक्स को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेस में फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मेथड नीचे बताई गई है वन बाय वन, है ना। कहाँ कहाँ पर जाना है आप लोगों को अच्छे से देखते हुए आपको वन बाय वन फॉर्म को इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रिएट करना है ना, वन बाय वन। उसके बाद में आपको फॉर्म क्रिएट किया तो उसको सेव भी करना पड़ेगा। सेव करने के लिए ऑप्शन है आपके पास, सेव ऑप्शन, सेव कर दिए तो आपका पास जो फॉर्म हो जाएगा वो क्रिएट हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड, यूजिंग विजार्ड के माध्यम से आप फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, तो विजार्ड के माध्यम से भी आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसकी अलग अलग स्टेप्स है। यहाँ पर जो बताया गया है विजार्ड के माध्यम से आपको फॉर्म को क्रिएट करने की मेथड बताई गई है। ठीक है, आप विजार्ड के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वन बाय वन, है ना। अलग अलग मेथड्स होती है आप लोगों को फॉर्म को क्रिएट करने की, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग ये जो फॉर्म होता है, फॉर्म में हेडर एंड फुटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर आप लोगों को पता ही एक प्रकार का बोला जाता है, ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो हेडर कहलाता है। फुटर जो होता है डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है उसके नीचला वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, मतलब आप फॉर्म के ऊपर या नीचे आप लोग जो जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसके लिए आप ऊपर या नीचे हेडर एंड फुटर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसके बाद में आता है आप लोगों के सामने अलग अलग प्रकार के, आप लोगों ने देखा होगा कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स का यूज किया जाता है, हम लोग अलग अलग प्रकार से कम्बो बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के बटन्स भी होती है, अलग अलग प्रकार के, आप उसका भी यूज करते हैं एमएस एक्सेस में। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग जब भी इसमें यूज करते हैं, फॉर्म बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसके अंतर्गत चेक बॉक्स भी होता है, ऑप्शंस बटन भी होती है, टॉगल बटन्स भी होती है। ये हमारे फॉर्म के अंदर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इन बटन का काम अलग अलग प्रकार से फॉर्म के अंदर होता है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग किसी प्रकार के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंट्रोल, ऑनलाइन एग्जाम्स करते हैं तो उसके अंतर्गत आप लोगों को ये सब चीज दिखाई देती है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को अच्छे से पढ़ करके जाना है। अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट जब हम लोग बनाते हैं
तो इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगी फॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, अलग अलग प्रकार की लिस्ट तैयार करना है आप लोगों को फॉर्म में, तो आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं 1 बाय 1, उससे ना उसमें आप लोग अलग अलग बटन भी लगा सकते हैं, ये सब चीज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लोगों को बताया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, टेम्पलेट्स में है ना, टेम्पलेट से डाटाबेस कैसे बनाए, मतलब जो टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं आप उससे आप डाटाबेस कैसे बनाएंगे। तो सेम तरीका आपको ब्लैंक, जैसे हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करते थे वैसे ही आप लोग सब टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वर्किंग विथ फॉर्म इन MS एक्सेस, ठीक है, आप कार्य कैसे करेंगे फॉर्म के साथ, मतलब उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। कार्य में आ जाता है ऐड फील्ड फॉर्म, मतलब आप लोग फील्ड को कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद में आता है ऐड फील्ड, तो डिफरेंट टेबल, दूसरे टेबल में आप फील्ड को कैसे ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद में हाइड फील्ड फॉर्म, मतलब फॉर्म में आप लोग हाइड कैसे करेंगे। ये अलग अलग प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उससे रिसाइज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, फॉर्म के जो साइज होती है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके इसको एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी कर सकते हैं या कंप्रेस भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग ये आप लोगों की जो थी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे लास्ट यूनिट, जिसमें आप लोगों को पूरा पढ़ने को मिलेगा रिपोर्ट्स और रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। मतलब रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, रिपोर्ट के अंतर्गत हम लोग किस किस का यूज करते हैं, इसमें हेडर क्या क्या चीज होती है, रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, इसके अंतर्गत आप लोगों को रिपोर्ट से जो सेक्शंस होते हैं, रिपोर्ट में 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है डिटेल और एक होता है फुटर। मतलब ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है उसको हेडर बोलते हैं, बीच में जो हम लोग जहां पर मैटर लिखना चाहते हैं, जो जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल रूप से स्टोर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिटेल। और इसके बाद फुटर होती है जो आप लोगों का निचला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही बहुत बार बता चुका हूं कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये बहुत ही बार आप लोगों को बता चुका हूं। हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट की, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट होती है, कॉलमनर रिपोर्ट होती है, टेबुलर रिपोर्ट होती है, ये इसको मैंने ऊपर बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके बाद में आप लोगों को पूछा जाता है जो रिपोर्ट होती है आप लोगों की MS एक्सेस में, अलग अलग सिंगल रिपोर्ट होती है और मल्टी रिपोर्ट होती है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, सिंगल रिपोर्ट क्या होती है, मल्टी रिपोर्ट क्या होती है, 1 बाय 1 आप लोगों को नीचे विस्तार से आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़े, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट को क्रिएट करने का मेथड देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी हुई, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकली आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिकली ही आपको करना ही पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, आप लोग क्रिएट कैसे करते हैं रिपोर्ट को, यूजिंग विजार्ड की सहायता से आप रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो आप लोगों की रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं विजार्ड के माध्यम से आप लोगों को बताई गई है 1 बाय 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़े। इसके बाद में एक जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, ये है आप लोगों का लास्ट है कि जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट को हमें बना तो लिया आपने, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट भी करना पड़ेगा। और प्रिंट करने के बाद में आप चाहते हो उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना, मतलब आप उसको जो रिपोर्ट बनाए आपने उसको कैसे PDF में या JPG अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स में आप कैसे करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए, तो रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, और एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है उस रिपोर्ट को अलग अलग प्रकार के फॉर्म में सेव करना, उसको ही हम लोग बोलते हैं उसको एक्सपोर्ट करना। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़े कि जो रिपोर्ट बना रहे हैं हम उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे प्रिंट करेंगे 1 बाय 1। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू।